शिविर पर सियासी चिंतन। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं कपिल मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ। आज बात चिंतन शिविर पर हो रही सियासत की। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के IIM में 2 दिवसीय चिंतन शिविर आयोजित हुआ है। शिविर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों ने विषय विशेषज्ञों से साथ सुशासन के विभिन्न पहलुओं पर विचार साझा किए हैं। पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल ने आर्ट ऑफ गुड गवर्नेंस विषय पर व्याख्यान देते हुए प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने, राज्य की क्षमताओं में वृद्धि करने, अनावश्यक नियमों को हटाने तथा सरकारी एजेंसियों के पुनर्गठन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डाला है। सान्याल ने बताया है कि सरकारें अपने नीति निर्धारण और कार्यान्वयन की गुणवत्ता को कैसे अधिक प्रभावी बना सकती हैं। इस अवसर पर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा है कि यह शिविर आत्मनिरीक्षण और ज्ञान के आदान प्रदान का अनूठा अवसर है, जो छत्तीसगढ़ को सुशासन के नए आयामों तक ले जाएगा। इससे सरकार को लाभ होगा। सीएम साय ने बताया है कि उनकी सरकार ने 1.5 वर्षों में 350 से अधिक प्रशासनिक सुधार किए हैं, जिनमें ई ऑफिस प्रणाली में फाइलों के मैनुअल ढेर को समाप्त कर जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। जब फाइलें ऑनलाइन मूव होती हैं और हर कार्य की समय सीमा निर्धारित है, जिससे भ्रष्टाचार की गुंजाइश खत्म हो जाती है। वहीं चिंतन शिविर पर तंज कसते हुए पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, लेकिन सवाल यह है कि सीखा क्या, प्रदेश की जनता को उसका लाभ क्या हुआ, यह बताना चाहिए। क्या साय सरकार जनता और कांग्रेस को चिंतन शिविर के चिंतन से अवगत कराएगी और चिंतन में जो मंथन हुआ है उससे शासन में क्या सुधार होगा? आज इन्हीं मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ प्रतिक्रिया सुनाते हैं। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी IIM रायपुर में 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन था और इसके लिए मैं सबसे पहले तो IIM रायपुर और सुशासन एवं अभिसरण विभाग छत्तीसगढ़ सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने दोनों मिलकर चिंतन शिविर को बड़े अच्छे से संपन्न कराया और एक तो इस चिंतन शिविर में विषयों का चयन और विषय विशेषज्ञों का चयन बहुत अच्छे से किया। देश भर से विषय विशेषज्ञ यहाँ पर आए और उनका व्याख्यान पूरा मंत्रिमंडल सुना और निश्चित रूप से इससे छत्तीसगढ़ सरकार को लाभ होने वाला है। देखिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, किसी उम्र में भी सीखा जा सकता है, लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या सीखे और उसका लाभ प्रदेश को क्या मिला। पेपर में छप जाने से ही लोगों को लाभ नहीं मिलता। आपने ट्रेनिंग ली, पहले भी लिया था, उसको क्या लाभ मिला उसको बताना चाहिए, और अभी ट्रेनिंग लिए हैं तो उसमें नया क्या बदलाव आने वाला है ये बता। तो सुना आपने, साय सरकार का चिंतन शिविर 2.0 जैसे ही खत्म हुआ वैसे बयानों की तीर चलने लगे हैं और इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ा हुआ है, परिचय करवा देता हूं। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर गंधर्व पांडे जी, कांग्रेस प्रवक्ता अभिमन्यु मिश्रा जी और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार रमेश पांडे जी। तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है हमारी चर्चा में। पहला सवाल जो है मेरा गंधर्व पांडे जी आपसे है। आपने चिंतन शिविर 2.0 जो है आपके साय सरकार ने, मंत्रिमंडल ने यहाँ पे गुड गवर्नेंस के गुण सीखे हैं। आखिर ऐसे क्या गुण सीखे हैं आपने और इन गुणों का जो आपने चिंतन शिविर में सीखा है, क्या इन गुणों का सरकार के आने वाले कार्यान्वयन पर, यानी कार्य जो सरकार कर रही है उस पर असर दिखता हुआ नजर आएगा? कुछ आउटपुट में दिखाई देगा, बदलाव आएगा? क्योंकि ये सवाल हम नहीं बल्कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल कर रहे हैं कि क्या सीखा आपने। देखिए, सर्वप्रथम तो सभी को मेरा नमस्कार। भाई अभिमन्यु मिश्रा जी, आदरणीय रमेश पांडे जी, आपको और आपके सभी विद्वान दर्शकों को। उसके साथ ही साथ जो भूपेश बघेल जी का सवाल है कि इस चिंतन शिविर से क्या हासिल किया, अगर ये सवाल का जवाब उनके पास होता तो उनको अपनी सत्ता से हाथ नहीं धोना पड़ता। जिस प्रकार से पूर्व में देखा गया है कि जो शासन और प्रशासन के बीच में तालमेल बना करके अंत्योदय के लक्ष्य को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ते हुए किस प्रकार से अधिक चाहे राज्य की योजना हो चाहे केंद्र की योजना हो, वो अंतिम पंक्ति पे खड़े अंतिम व्यक्ति तक उन सभी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके, किस प्रकार से जो इससे हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है
वो प्राकृतिक संपदा से, खनिज से भरपूर है, तो उसका उपयोग करते हुए किस प्रकार से 2047 तक जैसे विकसित भारत की दिशा में भारत अग्रसर है, उसी प्रकार किस प्रकार से विकसित छत्तीसगढ़ की नींव रखते हुए आगे कार्य किया जाए और किस प्रकार से कार्य का यहाँ समायोजन करते हुए विकास की धारा बहाई जाए, उस हेतु निश्चित तौर पे चिंतन शिविर समय समय पर होना चाहिए। इससे एक अपना सेल्फ एनालिसिस भी होता है, आगे के लिए गोल सेट भी होते हैं, और जब आप एक गोल को निर्धारित करके उस दिशा पे कार्य करते हैं तो निश्चित तौर पे उस पे सफलता मिलती है। तो गंधर्व पांडे जी, ये मान लिया जाए कि आने वाले समय में जो आपके पास 3-3.5 साल का समय बचा हुआ है उसमें और अच्छे तरीके से जो शायद सरकार काम करेगी और जनता तक योजनाओं का लाभ पहुंचाएगी। निश्चित तौर पे जैसा कि हमने मोदी की गारंटी के जो वादे थे उन सभी को लगभग पूर्ण किया है, उस दिशा पे कार्य किया है, चाहे प्रधानमंत्री आवास की बात हो, चाहे विभिन्न बातें हो, रोजगार की बात हो, तो रोजगार में भी पिछले साल 10,000 से अधिक रोजगार दिए थे। इस साल भी निरंतर रोजगार की प्रयास किए जा रहे हैं, आईटी हब का निर्माण किया जा रहा है, फार्मास्यूटिकल हब का निर्माण किया जा रहा है, नया रायपुर का जीर्णोद्धार हो रहा है। जो युवा पलायन के लिए विवश थे उन्हें रोकने के लिए भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत अब काम किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पे सभी जो योजनाएं हैं उनको धरातल पर उतारा जा रहा है। नक्सलवाद के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है, वो सभी ने देखा है, पूरे देश में उसका उत्साह मनाया जा रहा है। निश्चित तौर पे उस दिशा पे कार्य करते हुए विकसित छत्तीसगढ़ की ओर हम बढ़ेंगे। अभिमन्यु जी, अगर चिंतन शिविर हो रहा है, अगर सरकार और सरकार के मंत्री जो है पाठशाला के माध्यम से कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो लिहाजा उसका फायदा जो आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की जनता को ही मिलेगा। और आप भी छत्तीसगढ़ के एक रहवासी हैं, तो क्या आपको नहीं लगता छत्तीसगढ़ का विकास हो, सर्वांगीण विकास हो, अच्छे से हो, उसके लिए जहां जरूरत पड़ती है वहां पाठशालाएं भी लगाई जाए, इसमें हर्जी क्या है? मिश्रा जी। कपिल जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, गंधर्व भाई को नमस्कार, रमेश जी को नमस्कार, सारे व्यूअर्स को सादर। देखिए कपिल जी, बात ये नहीं है कि सरकार को किस प्रकार के कार्यक्रम करने चाहिए। आप देखिए कि 1 साल 1.5 साल में कोई ऐसी बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं कर पाई है ये सब। उसके अलावा आप देखें जो लगातार शिविर लग रहे हैं, चाहे वो आज चिंतन शिविर की बात कर लें, अभी कुछ दिन पहले सुशासन शिविर चल रहा था, उसमें किस प्रकार से सुशासन शिविर लगा, उसके बाद कितनी उसमें शिकायतें आई, 40 लाख से ज्यादा शिकायतें आई, क्या निराकरण हुए, जिन लोगों ने शिकायत की थी आज तक वो लोग संतुष्ट नहीं है उसके निराकरण से। ये हुआ। उसके बाद आपने देखा कि इन्होंने युक्ति उपकरण लाया, युक्ति उपकरण ला करके इन्होंने लगभग 10,000 से ज्यादा शालाओं को बंद करने का काम किया। ये सारी चीजें हो गई। अब बात ये है, गंधर्व भाई जो बातें बता रहे थे वो बातें बिल्कुल ठीक है कि विधायक लोगों के बीच में, मंत्रियों के बीच में ये सारी चीजें बातें होती हैं, आगे की कार्यशैली तय की जाती है और जो क्रियान्वयन करना होता है योजनाओं का, कुछ जनता तक पहुंचाने की बातें, बिल्कुल सारी बातें सही हैं। लेकिन मेरा ये सवाल है कि चिंतन शिविर में अगर ये होगा तो विधायक दल की बैठक में क्या होता है, तो मंत्रिपरिषद की बैठक में क्या होता है। आप देखेंगे पिछले 1 साल पहले चिंतन शिविर एक और हुआ था, उसमें क्या मिला मैं ये जानना चाहूंगा, क्योंकि भूपेश बघेल जी पूर्व मुख्यमंत्री जी सवाल पूछ रहे हैं, उनका सवाल वाजिब है। देखिए आप शिविर लगा रहे हैं, आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें भी एक कपिल जी बड़ी बात यह है आप IIM में जाके सीख रहे हैं, जो कि आप नेहरू का दिया हुआ है, पूर्व प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी का दिया हुआ है, और उनको तो कार्यकाल को आप सिरे से रिजेक्ट कर देते हैं कि उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं था। तो ये एक अलग बात हुई। लेकिन उसके अलावा आप अगर जब ये बात सीखने जा रहे हैं तो पिछले बार के में आपने क्या सीखा, उसके बाद सीखने के बाद 1 साल में क्या इंप्लीमेंट किया। कई विभागों की बात आप देखें, मंत्रियों की ट्रेनिंग हुई कहते हैं ये लोग, ट्रेनिंग हुई। अभी स्वास्थ्य विभाग में इतना बड़ा बड़ा घोटाला सामने आ रहा है, क्या ट्रेनिंग, फर्जी कंपनियां जो है CGMSC में चला रहे हैं। ठीक है जी मिश्रा जी, क्या है कि जैसे आज आपने पढ़ाई की है, 2 दिन क्लास अटेंड की है, तुरंत आउटपुट नहीं आता। आउटपुट का समय होता है क्वार्टरली एग्जाम, हाफ ईयर एग्जाम, और जो फाइनल एग्जाम होते हैं 1 साल बाद उसका रिजल्ट आता है। तो धैर्य तो रखिए ना, पाठशाला तो अभी खत्म ही हुई है, उसका आउटपुट आया कहां है जो आप मतलब चिंता करने लगे हैं? देखिए 1 साल में एक शिविर, साल भर में एक शिविर हो रहा है, तो दूसरा शिविर हो चुका है। मतलब ये अपना मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं बन्नी जी कि चिंतन शिविर से अब तक कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है छत्तीसगढ़ में। क्या मेरा सवाल सही है? मेरा सवाल सही है क्या? आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं वही जानना चाह रहा हूं कि मैं जानना चाह रहा हूं कि पिछले शिविर में क्या मिला। चलिए अब मुझे मैं एक आपसे सवाल करना चाह रहा हूं। आपकी पार्टी ने, सरकार स्तर पर तो नहीं है लेकिन आपकी व्यक्तिगत पार्टी स्तर पर चिंतन शिविर कई बार लग चुके हैं। 1998 में पचमढ़ी में चिंतन शिविर लगा था, 2003 में शिमला में चिंतन शिविर लगा था, 2013 में जयपुर में चिंतन शिविर लगा था, 2024 में उदयपुर में चिंतन शिविर लगा था। आपने
2013 में चिंतन शिविर इसलिए लगाया था कि 2014 में आपको सफलता हाथ लगे। क्या सफलता हाथ लगी? आपने भी चिंतन शिविर किए हैं। 2024 में आपने सफलता लगी क्या हाथ? नहीं लगी ना। तो क्या है कि मैं जवाब दूं? हाँ बोलिए। तो भारतीय जनता पार्टी अपने खर्चे से कितनी भी पार्टी मीटिंगें करती है, कितनी भी शिविर करती है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सरकारी खर्चे से शिविर हो रहा है, तो इसमें और पार्टी की शिविर में, पार्टी की मीटिंगों में बहुत बड़ा अंतर है कपिल। गुड गवर्नेंस के लिए हो रहा है। देखिए, जहां जरूरत, जहां आवश्यकता होती है, वही मैं पूछ रहा हूँ ना, गुड गवर्नेंस हुई क्या? चाहिए। एक साल में क्या फायदा मिला, वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना। आपने इतना राजस्व खर्च किया, आप सरकारी। चलिए अभिमन्यु जी 30 सेकंड में जवाब दे दिए, फिर मैं रमेश पांडे साहब करूंगा। जवाब लेता हूं अभिमन्यु जी, जवाब लेता हूं। गंधर्व जी, 1 साल में क्या किया आपने? 1 साल में क्या किया? 1 साल में क्या किया, इसका जवाब स्पष्ट है। नक्सलवाद के मोर्चे पे आप देख सकते हैं, उसके साथ रोजगार के मोर्चे पे मैंने बात कर ली। प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थी आप देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ किस प्रकार से सभी लोगों को आयुष्मान कार्ड वितरित हो रहे हैं। जिन जिलों में काम होना चाहिए वो सभी कार्य किए जा रहे हैं। चाहे हमारे कल्चरल की बात हो तो बस्तर में आज आप देखेंगे बस्तर मंडपम होता है, केंद्रीय गृह मंत्री जी आते हैं। बस्तर का जो आर्ट है आज विश्व स्तर पर उसको प्रसिद्धि मिल रही है। तो सभी चीजों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अभी जो बोध घाट के लिए बात हुई, ये सभी चीजों पे सभी दिशाओं में काम किया जा रहा है। जी समय कम है। अभिमन्यु जी, जो आपने नहीं किया उन्होंने 1.5 साल में कर दिया है। मैंने कहा कपिल जी, देखिए अब इस प्रकार की एक तरफा बात नहीं होनी चाहिए आपकी तरफ से। आपको दोनों को बराबर से नहीं, मैं दोनों को बराबर ले रहा हूँ। अभिमन्यु जी, आपको भी मौका दे रहा हूँ। बिल्कुल। हाँ, तो क्या है, फिर उसमें आप हाथ मत लगाइए बिल्कुल कि ये सही है और आप गलत हैं वाली। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए मैंने क्या कहा कि सरकारी खर्चे शिविर हो रहा है। पिछले साल के शिविर की इन्होंने बातें जो गिनाई, वो सरकार ने के साल में क्या काम किया। मैंने स्पेशली ये पूछा कि शिविर में क्या पॉइंट तय हुए, क्या उसकी कोई प्रेस रिलीज जारी की गई थी कि ये शिविर में ये हमने टारगेट सेट किया है, उसके 1 साल में हम ये करने वाले हैं। इस प्रकार की बात मैंने पूछी थी। जवाब जो दिया वो सरकार क्या कर रही है, वो तो कई सारी योजनाएं सरकार योजना चलाती है। चलिए, मैं समझ गया। आपको अंदर की कहानी चाहिए कि अंदर क्या हुआ इन दोनों में, वो कहानी चाहिए, वो जवाब लूंगा मैं। बिल्कुल, शिविर की बात चाहिए मुझे। शिविर में क्या? पहले रमेश पांडे साहब का रुख कर लेते हैं। रमेश पांडे साहब, जिस तरीके से चिंतन शिविर को लेकर अब जो है राजनीतिक शुरू हो गई है, क्या लगता है ये राजनीति क्या वाकई सही तरीके से हो रही है? जो सवाल पूर्व सीएम भूपेश बघेल उठा रहे हैं, क्या वो सवाल जायज है? क्या पाठशाला लगाना या सरकार को अच्छी सीख देना, गुड गवर्नेंस की सीख देना, क्या गलत है? देखिए कपिल जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने एक एकेडमिक मुद्दे को डिबेट में शामिल किया है। और हमारे दोनों भाई गंधर्व जी भी और अभिमन्यु मिश्रा जी भी, दोनों बहुत ही इंटेलेक्चुअल हैं, बहुत पॉजिटिव वे में बात करते हैं। और मैं दोनों भाइयों से अनुरोध करूंगा कि विषयांतर न हो और इस पर सार्थक बहस होनी चाहिए। आप देखें, सरकार जो कर रही है, जिस बात को लेकर के पॉलिटिकल एक क्राइसिस होती है, बहस शुरू होती है, तो ये पॉलिटिकल चिंतन शिविर नहीं था। पहली बात आप समझिए कि इसका पॉलिटिकल मुद्दों से कोई लेना देना नहीं। यह विशुद्ध तौर से एक जो IIM जैसी एक प्रबुद्ध संस्था है, उसने सरकार के काम काज को तेज गति प्रदान करने के लिए और एक सही दिशा देने के लिए एक ट्रेनिंग कैंप आयोजन किया गया, जिसको हम चिंतन शिविर का नाम दे रहे हैं। अब आप देखिए, भूपेश बघेल जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी कोई इसका विरोध नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन उनका जो सवाल है वो एक कसावट पैदा करने वाला है। उनका कोई विरोध नहीं है इस पर। अब आपको मैं बताता हूं कि चिंतन शिविर से क्या फायदे हुए। पिछले साल भी चिंतन शिविर हुआ था। आप देखिए, छत्तीसगढ़ में एक बड़ी क्रांतियां हुई हैं शासन के स्तर पर, जिसका परिणाम चिंतन शिविर के बाद ही आया है। पहली चीज, आप देखें, छत्तीसगढ़ के सारे ऑफिसेज ऑनलाइन हो गए हैं, एक बहुत बड़ी क्रांति है। दूसरा, आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्री विभाग के 10 नियमों में बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन लाया गया, उसका भी परिणाम चिंतन शिविर का ही असर है। आप देखें, आज आप रजिस्ट्री कराने जाएं और 10 मिनट में आपका नामांतरण हो जाए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। छत्तीसगढ़ राज्य ही एक ऐसा है जिसमें ये क्रांति आई। तो ये सब चिंतन शिविर का ही परिणाम है। और चिंतन शिविर, जैसा कपिल जी आपने कहा कि 2 दिन में उसका रिजल्ट नहीं आता, और बहुत सारा रिजल्ट आता भी नहीं है। जैसे हम पढ़ाई करने स्कूल में जाते हैं तो फेल भी हो सकते हैं, पास भी हो सकते हैं,
अच्छी व्यवस्था में भी हम जा सकते हैं। लेकिन ये सब निर्भर करता है कि हम किस रास्ते पर काम करते हैं, किस तरह से काम करते हैं। चिंतन शिविर से जो उपलब्धियां हासिल होनी है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की प्रणाली को होनी है और उसका सीधा लाभ जनता को मिलेगा। अभी बहुत सारी खामियां हैं जिस पर बहुत सारे काम हो रहे हैं और आप देखें कि पूरा देश आधुनिकीकरण की ओर तेजी से बढ़ रहा है। हर आदमी आधुनिकीकरण से जुड़ना चाहता है, उसका लाभ लेना चाहता है, डिजिटलीकरण से जुड़ना चाहता है। हमारी युवा पीढ़ी डिजिटलीकरण, आज ही मैं अखबारों में पढ़ रहा था कि जो संगीत के पाठ्यक्रम को सीखने वाले छात्र हैं उन लोगों ने एक ग्रुप बना करके ऑनलाइन कार्यक्रम में भाग लेकर के लाखों रुपए कमा रहे हैं। ये सब इसी का ही परिणाम है। इन सब चीज को एक सही तरीके से कसावट ली जाए, योजनाओं को सही तरीके से क्रियान्वित करने के लिए कैसा कम समय में संसाधन का बेहतर और अधिक उपयोग करके हम एक सही दिशा दे सकते हैं। चिंतन शिविर में यही सब चीजें होती हैं और मेरे ख्याल से ये जो चिंतन शिविर हो गया है ये छत्तीसगढ़ के वासियों के लिए, छत्तीसगढ़ की सरकार के लिए, छत्तीसगढ़ के अफसरों के लिए एक बहुत लाभप्रद होगा और क्रांतिकारी कदम है। जी अभिमन्यु जी, मुझे लगता है कि आपके सवालों के जवाब जो है रमेश पांडे साहब के जवाब से मिल गए होंगे और इस चिंतन शिविर का जो रिजल्ट है वो शायद आने वाले समय में मिलेगा। हालांकि क्या हुआ है अंदर बैठक में ये मैं नहीं जानना चाहूंगा, ये उनका व्यक्तिगत विषय है, सरकार का व्यक्तिगत विषय है और ये आप सवाल कर सकते हैं, जवाब गंधर्व पांडे जी दे सकते हैं। गंधर्व जी, क्या हुआ 2 दिन के चिंतन शिविर में? अगर कुछ बताने लायक हो तो आप अभिमन्यु जी को बता सकते हैं। देखिए, सुशासन के साथ साथ पारदर्शिता, केंद्र और राज्य सरकार के बीच में कैसे समायोजन होकर के विकास की दिशा में काम किया जाए, कैसे विभागीय स्तर में जो मंत्रालय हैं उसमें अधिक से अधिक लाभप्रद काम किया जाए और मॉडर्न समय के हिसाब से जिस प्रकार से रमेश पांडे जी ने कहा कि डिजिटलाइज करते हुए सभी चीजों का ग्राउंड मैपिंग करते हुए उसको एक समयबद्ध तरीके पे सभी कार्यों को पूर्ण करना, इन सभी दिशाओं में काम करना कि समयबद्ध तरीके में जो विकास कार्य निर्धारित हुए हैं वो पूर्ण हो जाए और प्रदेश की जनता को उसका लाभ मिल सके। जब कोई नई योजना का या किसी नई चीज की लिए जब नींव रखी जा रही हो तो उसका एक एनालिसिस करना अलग अलग लेवल पे, अलग अलग स्तर पे और फिर उसकी मॉनिटरिंग और उसका आउटपुट कैसा आएगा, इन सभी चीजों को गौर करना और इसके लिए किस स्तर के अधिकारी से लेकर के मंत्रालय में कौन लोग जिम्मेदार होंगे, उनकी एक भूमिका तय करते हुए उस चीज पर जोर देना, इन सभी प्रकार की चीजों पर वहां पर चर्चा हुई है। चिंतन हुआ है कि निश्चित तौर पे जो भी छत्तीसगढ़ की जनता का पैसा है, टैक्स का पैसा है, जिससे तमाम योजनाएं विकास कार्य होने हैं, वो सुनिश्चित हो कि उसका सर्वाधिक लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को मिल सके। जी बिल्कुल। अभिमन्यु जी, जवाब मिल गया आपको? आई होप मैंने एक एंकर की भूमिका निभाई, आपके सवालों का जवाब भी लेने की कोशिश की है। आप कुछ कहना चाहते हैं? 30 सेकंड में बात को पूरा कर सकते हैं अभिमन्यु जी, समय का अभाव है, मात्र 30 सेकंड। कपिल जी, बहुत बहुत साधुवाद आपका और रमेश जी के माध्यम से भी काफी सारे हमारे जो मुख्य प्रश्न थे उसका जवाब मिल पाया, उसके लिए उनका भी बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। गंधर्व भाई ने और रमेश जी ने दोनों एक बात पे पॉइंट आउट किया कि डिजिटलाइजेशन, तो मैं आपके माध्यम से सबसे पहले तो एक ये मांग करना चाहता हूँ, गंधर्व भाई भी अपने संगठन के पटल पर इस बात को रखें कि हमारी एक मितान योजना जो शुरू हुई थी, जो आज बिल्कुल हाशिए पे आ चुकी है, वो बंद भी नहीं हुई है लेकिन बंद के बराबर ही है। उसके बारे में जो हमने घर घर एक डॉक्यूमेंट पहुंचाने का काम शुरू किया था, उसके बारे में आप रखें अपने पार्टी पटल में, ये मैं चाहूंगा। उसके अलावा जैसे मैंने मोटा मोटी समझा कि गुड गवर्नेंस का मतलब एक मैनेजमेंट के गुण जो है मंत्री सारे ले रहे हैं इस क्लासेस, तो बिल्कुल अगर अच्छा उसमें आगे चल के देखने को मिलता है तो अभिमन्यु जी, मैं आपसे निवेदन करूँ, धैर्य रखिए, इसका रिजल्ट जो है आने वाले समय मिलेगा, ये मैंने भी कहा है, पांडे साहब ने भी कहा है और समय का अभाव है। अभिमन्यु जी, क्षमा चाहता हूं मैं आपसे, समय का अभाव है। अभिमन्यु जी, क्षमा चाहता हूं, समय का अभाव है। तीनों मेहमान हमारी चर्चा का हिस्सा बने, उसके बाद शुक्रिया रमेश पांडे साहब आपका, अभिमन्यु जी आपका, साथी गंधर्व पांडे जी आपका। लेकिन देखना होगा कि 2.0 के चिंतन शिविर से जो है क्या का इस खजाने से जो है निकल कर सामने आएगा और इस खजाने का जो लाभ जो है, इस चिंतन शिविर का जो लाभ है आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की जनता को कितना मिलेगा, सफलता कायम कितनी छत्तीसगढ़ सरकार रचेगी, आने वाले समय में तय होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।